तो कैसे हैं आप। मैं जितेंद्र सर एटीसी इलेक्ट्रिकल से। एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ एसी फंडामेंटल का न्यूमेरिकल पार्ट 4 और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। तो हम याद रखेंगे कि एक एसी परिपथ में धारा की दिशा हमेशा होती है कैसी, तत्काल से तत्काल भिन्न। ये ऑप्शन है आपका थर्ड सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इंडक्टर में तात्कालिक पावर खाली स्थान के समानुपाती होती है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, तात्क्षणिक धारा का उत्पाद और धारा के परिवर्तन की दर। तो याद रखेंगे यहाँ, तो तात्कालिक जो पावर होती है तात्कालिक धारा के उत्पाद और धारा के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, आदर्श इंडक्टर में अपव्यय की जाने वाली शक्ति है। दोस्तों याद रखेंगे, जो आदर्श की स्थिति में होती है, ठीक है, ये इंडक्टर में जैसे यहाँ पर ये एक इंडक्टर बनाया गया है, अगर ये शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है तो इसमें जो है इसमें जो पावर होगा, पावर लॉस जो होगा P बराबर VI cos फाई। लेकिन आदर्श की स्थिति में इसमें करंट और वोल्टेज का डिफरेंस जो है, एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ रखेंगे हम P बराबर VI और इंटू cos 90 का मान 0 होने के नाते ये पूरा का पूरा पावर जो है शून्य हो जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कैपेसिटर खाली स्थान में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। तो कैपेसिटर में अचानक परिवर्तन की अनुमति जो है वोल्टेज नहीं देता है, क्योंकि वोल्टेज जो है अचानक परिवर्तन से कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएमएस मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे आरएमएस वैल्यू जो है वो किस पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप प्रभाव पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ है, एक सममित वेवफॉर्म के लिए पूर्ण चक्र का औसत मान। तो पूर्ण चक्र का औसत मान जो होगा वो दोस्तों याद रखेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान जो होता है इस प्रकार से, एक पूर्ण चक्र का जो औसत वैल्यू होगा ये 0 के बराबर होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्म फैक्टर। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है फॉर्म फैक्टर इक्वल टू, तो ये होता है आरएमएस मान अपान औसत मान, और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू जो है साइन वेव के लिए होता है 1.11। याद रखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एसी ऑपरेशन में प्रत्यक्ष शक्ति कौन सी है। तो हम याद रखेंगे, एसी ऑपरेशन में प्रत्यक्ष शक्ति जो होती है आरएमएस वोल्टेज का उत्पाद और आरएमएस धारा। तो प्रत्यक्ष शक्ति जो होती है P इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS। इसको आवासीय शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, पावर कारक जो होता है पावर फैक्टर होता है, पावर कारक संशोधन के लिए कैपेसिटर खाली स्थान की दर होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट है आपका। kVAR में लिया जाता है, ये किलो वोल्ट एम्पियर रजिस्टिव होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ उपकरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है। तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करने वाली जो इकाई है वो कंडक्टेंस होती है। दोस्तों याद रखेंगे, इंडक्टर होता है, कंडक्टेंस नहीं, इंडक्टर होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा एकत्र करने वाली इकाई ये होती है इंडक्टर। कैपेसिटर नहीं होती है, ठीक है। इंडक्टर होती है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा एकत्र करने वाली इकाई। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
4 तत्वों जिनमें प्रत्येक का कंडक्टेंस क्रमशः G1, G2, G3 और G4 है, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य कंडक्टेंस ये G इक्वल होगा। हम देखते हैं कि जो R होता है तो R बराबर होता है 1/G या G बराबर होता है 1/R। तो यहाँ समांतर में जब रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से और ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है चालकता कंडक्टेंस, तो इनको समांतर में जब जोड़ा जाएगा तो इसका पोजीशन जो है हो जाएगा G इक्वल, ठीक है, G इक्वल G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4। इसी प्रकार से जोड़ा जाता है B को, जो ससेप्टेंस होती है अनुकार्यता B। इसी प्रकार से B1 प्लस B2 प्लस B3। इसी प्रकार से इम्पीडेंस Y को भी जोड़ा जाता है, Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। तो समांतर की पोजीशन में इनको सबको इस प्रकार से, जबकि श्रेणी की पोजीशन में इनको सबको व्युत्क्रम 1/, करके जोड़ा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट है। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दो ज्यावक्रीय राशियों के राशियों को फेज क्षेत्रफलन कहा जाता है जब उनका अंतर होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ है आपका डी राइट, 90 डिग्री का यहाँ फेज अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 फेज 4 तार सिस्टम को आमतौर पर खालिस्तान के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये होता है द्वितीयक वितरण। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 3 फेज 4 वायर रहता है, ठीक है। इसमें क्रम से रहता है R, Y, B 3 फेज, लाल, पीला, नीला और लास्ट में रहता है न्यूट्रल। ये पोजीशन होती है। तो 3 फेज हो गए और एक हो गया न्यूट्रल। 3 फेज 4 वायर प्रणाली वितरण के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है AC परिपथ का वर्गीकरण क्या होगा जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया गया है। क्या XC का वैल्यू दिया गया है कितना 50, XL का वैल्यू दिया गया है 30। इनको दोनों को घटाएंगे तो C का वैल्यू आपका आएगा कितना 20। इसमें C का वैल्यू आपका ज़्यादा आ रहा है, तो परिपथ जो है कैसा होगा कैपेसिटिव या धारितीय होगा। ऑप्शन आपका C राइट है। प्रतिरोध पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। अगर यहाँ इंडक्टिव का वैल्यू ज़्यादा होता है, रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, एक्सेल का वैल्यू ज़्यादा होता है तो परिपथ इंडक्टिव हो जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। जब AC वोल्टेज को मापने के लिए एक मानक मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार का माप मल्टीमीटर संकेत करेगा। तो ये ऑप्शन है आपका इंडक्टिव, ये होता है कैपेसिटिव, ये RMS होता है, RMS वैल्यू होता है। दोस्तों याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक कैपेसिटिव परिपथ में धारा प्रवाह क्या होगा जब कैपेसिटर के आर पार DC वोल्टेज स्रोत वोल्टेज के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी से ही, थोड़ा सा धारा प्रवाह करता है। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है किसी शुद्ध पीरियडिक परिपथ में एक पूर्ण चक्र में कितनी पावर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में जो है वो पावर हमेशा कितनी होती है 0 हो जाती है, ठीक है। क्योंकि P इक्वल टू होता है VI cos 90 डिग्री, लैगिंग या लीडिंग की पोजीशन ये, वोल्टेज यहाँ करंट यहाँ रहती है, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है। तो ये cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो पूरा का पूरा पावर आपका हो जाता है क्या P इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवेश्यता एडमिटेंस की इकाई क्या है। तो प्रवेश्यता की इकाई दोस्तों याद रखेंगे यहाँ क्या होती है सीमेंस होती है, सीमेंस या फिर हम मोह भी कह सकते हैं। तो प्रवेश्यता को Y के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चालकता को G के द्वारा और अनुकार्यता को B के द्वारा। इनकी तीनों की इकाई जो है सीमेंस या मोह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पहला ऑप्शन आपका राइट है।
लिखा है आरएमएस मान के साथ पीक मान। तो यहाँ रखेंगे आरएमएस पीक फैक्टर पूछा है, तो पीक फैक्टर होता है जैसे IM बटे आई RMS, ये वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो RMS मान के साथ पीक मान का, तो पीक मान पहले, RMS मान हम बाद में रखेंगे। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलक्टेंस का मात्रक क्या है। तो रिलक्टेंस को दोस्तों याद रखें, रिलक्टेंस को S के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है एम्पियर, मतलब यहाँ होता है NI बटे फाई, ये रिलक्टेंस S इक्वल टू होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर टन प्रति वेबर। तो कहीं कहीं टनों की संख्या जब 1 ले लेते हैं, N का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ एम्पियर प्रति वेबर भी रिलक्टेंस का मात्रक कहीं कहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, साइनसोइडल धारा की RMS मान 14 एम्पियर मिली एम्पियर है, तो पीक टू पीक मान क्या होगा। तो पीक टू पीक मान ये, जैसे यहाँ पर RMS वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ जैसे हम लोग रखते हैं IRMS इक्वल टू आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम, और पीक टू पीक के लिए लेते हैं 2√2। पीक टू पीक होता क्या है, यहाँ से देखेंगे इधर से इधर, यहाँ हो गया ये IM और इधर भी हो गया ये IM, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू होता है पीक टू पीक वैल्यू। तो यहाँ पर RMS का मान दिया है, मैक्सिमम पीक टू पीक मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ हम P टू P लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पीक टू पीक या P टू, ठीक है, P वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ 2√2 का वैल्यू रख देंगे, तो 2√2 और इनटू कर देंगे कितना, 14 मिली एम्पियर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 का। तो यहाँ दोस्तों वैल्यू हम कैसे रखेंगे, 2√2 का वैल्यू रखेंगे P टू P, और 2√2 का वैल्यू हम रखेंगे, 2√2 का वैल्यू फाइनल हो जाएगा आपका कितना, √2 का वैल्यू होता है 1.414, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.828 आएगा, मतलब 28 आएगा 2√2 का मान, और इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.6 मिली एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, 400 माइक्रोसेकंड पीरियड के एक सिग्नल की आवृत्ति होगी, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। तो फ्रिक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी F इक्वल टू होता है 1/T। ठीक है, क्योंकि जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो F इक्वल टू हम लोग रखेंगे, तो F इक्वल टू रखेंगे कितना, 1/400 और इनटू कर देंगे 10⁻⁻6। यहाँ हो जाएगा, ये 10⁻6 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1000 गुणे 1000। ठीक है, 1000 गुणे 1000 और बटे हो जाएगा आपका 400, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, और 4 से हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 आएगा, जीरो कितना शेष बची, 2। ऑप्शन हो गया आपका अब बी राइट, मतलब 2500 हर्ट्ज आएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी हीटर पर 230 वोल्ट 40 किलोवाट और AC अंकित है। अंकित 230 वोल्ट मात्रा से आप क्या माप सकते हैं। तो 230 मात्रा से आप क्या माप सकते हैं, ये होता है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो ये 230 वोल्ट मात्रा से आप क्या माप सकते हैं, तो ये होता है RMS वैल्यू। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, घरेलू जो सप्लाई होती है वो हमेशा कौन सी होती है, RMS वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक प्रतिरोधक तथा एक संधारित्र 20 वोल्ट AC स्रोत में श्रृंखला में जुड़े हुए परिपथ में प्रतिबाधा इम्पीडेंस कितना 4.33 किलो हर्ट्ज है। परिपथ में धारा होगी, तो यहाँ परिपथ में धारा निकलेगी I इक्वल टू V/Z। तो यहाँ हो जाएगा कितना 20/4.33 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा किस में, मिली में, मतलब 10 का पावर हो जाएगा -3, और इसका जब हम इसका ऊपर वाली संख्या हम भाग देंगे तो दोस्तों आएगा ये 4.6 इंटू 10 का पावर -3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 को मिली। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, स्टार कनेक्टेड परिपथ में प्रत्येक लाइन करंट का परिमाण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रत्येक लाइन करंट का परिमाण जो है वो होता है
दोस्तों याद रखेंगे स्टार की पोजीशन में जैसे ये स्टार बनाया गया है तो यहाँ से हम देख लेंगे तो ये बताता है IL इक्वल टू IPH। जो लाइन करंट होता है ये फेज करंट के इक्वल या अनुकूल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर में फेज वोल्टेज होती है तो दोस्तों याद रखेंगे परिमाण में समान होती है फेज वोल्टेज। तो ये फेज वोल्टेज जो है परिमाण में समान होती है। अगर कोई डेल्टा यहाँ बना हुआ है, इसको हम डेल्टा को उल्टा बना करके देखते हैं। जब उल्टा डेल्टा बनाते हैं तो यहाँ से V निकलता है, तो इस डेल्टा में हमेशा VL इक्वल टू होता है VPH। तो याद रखेंगे डेल्टा में जो है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, जबकि स्टार में लाइन धारा बराबर फेज धारा होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया AC परिपथ का पावर फैक्टर बराबर होता है, तो AC परिपथ का पावर फैक्टर जो है हमेशा होता है फेज कोण का कोसाइन। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू खाली स्थान। तो दोस्तों याद रखेंगे XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, और ओमेगा का वैल्यू होता है कितना 2πAF, और L इसके साथ में लिख देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड लोड द्वारा खर्च की गई विद्युत की गणना करें। तो 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड लोड द्वारा खर्च की गई विद्युत की गणना करने का सूत्र पूछा गया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा पहला √3 P बराबर √3 VLIL cos फाई। पहला ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी शुद्ध साइन वेव के लिए एकांतर धारा का औसत मान किसके बराबर है। तो एकांतर धारा औसत मान पूछा है, तो औसत मान होता है 0.637 होता है, तो कहीं कहीं 636, और धारा का अधिकतम मान औसत मान पूछा है, तो I एवरेज इक्वल टू होता है कितना, I एवरेज बराबर ये होता है आपका 2IM/π। तो इससे ये वैल्यू आपका निकल जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये वैल्यू निकलता है 0.636 और धारा का अधिकतम मान। सी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है एक शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है। तो याद रखेंगे फॉर्म फैक्टर जो होता है शुद्ध साइन वेव का 1.11 होता है हमेशा। होता है ये RMS मान बटे औसत मान, इसको हम लिखते हैं। तो ये होता है क्या फॉर्म फैक्टर KF इक्वल टू RMS बटे एवरेज होता है। इसको याद रखेंगे और ये वैल्यू हमेशा निकलता है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ AC परिव्यय के XC विद्युत धारी प्रतिघात की रिएक्टेंस की गणना करने का सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पर होता है XC इक्वल टू 1/ωc। XC बराबर जो होता है 1/ωc होता है, और ओमेगा का वैल्यू हम लोग रखते हैं कितना 2πfc। 2πf रखते हैं और C इसके साथ में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, C ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना हमारा मोटिवेशन आप लोग बढ़ाएंगे मैं उतने ही अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन भी हमेशा प्रदान करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।